हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पारस और बेसिकली जो हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी की उसको कंटिन्यू करते हुए आज इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसका तीसरा पार्ट क्या है आपका, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कल कुछ प्रैक्टिस होनी है, आज कुछ प्रैक्टिस होगी इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी इस टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना कैसे, क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे आपका। ठीक है, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। तो अब इसमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है वो बनी कब, कब से आपकी स्टार्ट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडियंस के द्वारा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये डिमांड है, सेम चीज़ आप देखेंगे कि इस यहाँ पे हिंदी में भी यही पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो ये डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो आप देखेंगे 1934 में, 1934 में ओके एम एन रॉय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। 1934 में जैसे ही एम एन रॉय के द्वारा सबसे पहले ये डिमांड रखी गई थी। एम एन रॉय कौन थे, ये बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियालॉजी को बिलोंग करते थे। ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे। इन्होंने सबसे पहले डिमांड रखी थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। आफ्टर दैट 1935 से ये जो डिमांड है बेसिकली ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार ऑफिशियली रखी गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ओके पहली बार ऑफिशियली रखी गई थी। एंड इन 1938 आप देखेंगे तो 1934 एम एन रॉय, 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली रखी है डिमांड कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। आफ्टर दैट इन 1938 में क्या हुआ, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ओके ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ये डिमांड रखी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस प्रकार से बनना चाहिए कि वो इंडियंस के द्वारा ही बने, उसमें किसी भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के द्वारा ही बनना चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, इस बेसिस पे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए जो कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर तैयार करेगी। इस डिमांड को फुलफिल करते हुए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले डिमांड जो है वो फाइनली एक्सेप्ट की गई थी आपकी अगस्त ऑफ 1940 में। ओके, अगस्त ऑफर 1940 में डिमांड की गई थी। अगस्त ऑफर के बाद 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार आपका जो सेकंड वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उस समय जो इसकी डिमांड थी यहाँ पर वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय चाहता था कि इंडिया का पार्टीशन हो जाना चाहिए, दो पार्ट में, दो स्टेट ऑटोनोमस स्टेट्स के रूप में होनी चाहिए, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। लेकिन उस समय क्रिप्स मिशन ने ये इस टाइप से एक्सेप्ट नहीं किया था। फाइनली कैबिनेट मिशन आता है जहां पर जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड है उसको तो रिजेक्ट किया गया। ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसने इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन जो स्कीम थी वो इस टाइप से रखी कि मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हुई। ओके, अब वो किस प्रकार से रखी उसको हम देखेंगे और वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। अब वो स्कीम किस प्रकार से थी वो स्कीम अभी हम देख लेते हैं। सेम पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एम एन रॉय के द्वारा रखी गई आपकी। ओके, फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली पहली बार रखी, इस डिमांड को आधिकारिक रूप से रखी। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में रखा कि यहाँ पर स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान बनेगा, संविधान असेंबली में बनेगा, ठीक है, सभा में बनेगा, ठीक है, और उसमें सारे इंडियंस होंगे, कोई भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगस्त ऑफर में इस प्रस्ताव को पहली बार स्वीकार किया गया। उसके बाद 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है। जब क्रिप्स मिशन ने आया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, लेकिन फाइनली कैबिनेट मिशन ने इस प्रकार से स्कीम रखी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन को मान गए और उन्होंने बेसिकली जो टू नेशन स्टेट थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन में, फिर भी इस प्रकार से स्कीम रखी गई, मान गए। अब वो किस प्रकार से था वो हम देखते हैं आगे।
कैबिनेट मिशन प्लान में क्लियरली यहाँ पर क्या बोला गया था, कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो स्ट्रेंथ होगी वो आप देखें 389 पीपल्स की स्ट्रेंथ होगी आपकी, उसमें से जो 296 होंगे, 296 जो होंगे वो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया से होंगे जो ब्रिटिश अधिकार के अंदर में है, और 93 जो सीट्स होंगी वो आपकी प्रिंसली सीट्स होंगी, देसी रियासतें जो हैं वो सीट्स होंगी। ठीक है, तो 389 टोटल स्ट्रेंथ है आपकी, उसमें से 296 आपके ब्रिटिश इंडिया और 93 आपके प्रिंसली स्टेट्स को यहाँ पर दिए गए थे। इस 296 में आप देखेंगे 296 में 292 बेसिकली जो सीट्स होंगी जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस हैं जहाँ पर गवर्नर हैं, ठीक है, उन प्रोविंसेस से ली जाएंगी। बची 4 सीटें, तो 4 सीटें जो होंगी वो बेसिकली चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से एक एक सीट ली जाएगी। 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे आपके। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको यहाँ पर। इसके बाद इसमें क्या है, जो भी प्रोविंसेस, ओके, जो भी प्रोविंसेस या फिर प्रिंसली स्टेट्स हैं, मतलब देसी रियासतें या फिर जो ब्रिटिश अधिकारित राज्य हैं या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट, अगर छोटे छोटे जैसे प्रिंसली स्टेट्स हैं तो उनको एक माना जाएगा। उनमें जो यहाँ पर सीट्स उनमें डिवाइड होंगी वो पॉपुलेशन के हिसाब से होंगी। ठीक है, हर 10 लाख में बेसिकली एक सीट यहाँ पर दी जाएगी, हर एक सीट 10 लाख पॉपुलेशन पर प्रोवाइड की जाएगी, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स होंगी। और ब्रिटिश प्रोविंसेस में बेसिकली जो सीट्स डिवाइड होंगी वो मेजरली 3 कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड होंगी, मुस्लिम, सिख और जनरल। अब जनरल में मुस्लिम और सिख के अलावा सारे जैन, बुद्ध, ये सारे क्रिश्चियन, सारे आपके जनरल में आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे आपके जनरल में आ जाएंगे और इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बेसिकली आपकी यहाँ पर सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है, ये सारी सीट्स ये क्लियर हो गया। The representatives of each community were to be elected by the members of that community। और इन कम्युनिटीज़ को बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आपके मान के चलें कि मुस्लिम जाना है। ठीक है, तो इस मुस्लिम जो ये होगा यहाँ पर जो मुसलमान होंगे उन्हें प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा वोट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, याद रखिएगा। मतलब कि यहाँ पर आपकी जो जनता है वो वोट नहीं करेगी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसे पहुंचाना है, पहला पॉइंट। ठीक है, वो कैसे होगा, प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग बैठे होंगे उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और जो ये कम्युनिटी है मुस्लिम, जैसे मुस्लिम, हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ है, तो इन्हें इन्हीं की कम्युनिटीज़ के लोगों के द्वारा चुना जाएगा। मतलब कि मुसलमान को मुसलमान के द्वारा चुना जाएगा, सिख को सिखों के द्वारा चुना जाएगा और जनरल को जनरल के द्वारा चुना जाएगा जो कि प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे होंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई आपकी, एक तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम यहाँ पर कंटिन्यू रहा। तो वे आर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो वोटिंग होगी वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पर होगी। प्रिंसली स्टेट से बेसिकली इलेक्शन नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर नॉमिनेशन चलेगा, उन राजाओं के द्वारा नॉमिनेट यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पॉइंट देखे, यहाँ पर सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ देखी, टोटल स्ट्रेंथ 389 थी। ठीक है, उस स्ट्रेंथ को बेसिकली हम जो वो स्ट्रेंथ है, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी 389 थी। 296 ब्रिटिश भारत को गई, 93 सीट्स आपकी देसी रियासतों को गई। यहाँ पर 296 में 292 सीट्स में 11 गवर्नर जो प्रोविंसेस थे उनमें गई और 4 सीटें आपकी मुख्य आयुक्त के प्रांतों को द्वारा दी गई। पहली चीज, हर प्रांत देसी रियासतों जनसंख्या के अनुसार पे चुना जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ब्रिटिश प्रांत थे उनको 3 कम्युनिटीज में बांटा गया, आपके मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरीज में बांटा गया। करेक्ट, ये सारे पॉइंट देख चुके हैं। और उनका इलेक्शन कैसे हुआ, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्शन हुआ, उन्हीं की कम्युनिटीज के द्वारा इन्हें चुना जाएगा और प्रिंसली स्टेट्स में ये नॉमिनेट होंगे। ये चीज क्लियर हुई, इसलिए ये पॉइंट आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। पार्शियली इलेक्टेड क्यों, क्योंकि ब्रिटिश प्रोविंसेस में तो यहाँ पर इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। ठीक है, पार्शियली नॉमिनेटेड क्यों, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा अपने कैंडिडेट्स का यहाँ पे नॉमिनेशन किया गया। मोर एवर द मेंबर्स वेयर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और जो ये इलेक्शन था वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद आप देखें यहाँ पर इलेक्शन होता है। यहाँ पर इलेक्शन 296 सीट्स पर आपका जब इलेक्शन होता है, ठीक है, 296 सीट्स पर, ब्रिटिश की 296 सीट्स थी यहाँ पर, उस पर इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त 1946 में आपका यहाँ पर ये इलेक्शन होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर 208 सीटें जीत कर आती है, और जो अब बेसिकली मुस्लिम है 73 सीट्स। एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट गॉट रिमेनिंग 50 सीट्स, मतलब 296 सीट थी, 296 सीट थी, 208 आपको किसको मिल गई, 208 मिल गई आपकी कांग्रेस को, 73 सीट्स मिली आपकी किसको, यहाँ पर मुस्लिम लीग को, और 15 सीट से इंडिपेंडेंट लोग यहाँ पर खड़े हुए थे जिन्हें ये मिले। और जो रिमेनिंग 93 सीट थी उस पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सीट्स नहीं मिली, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कह दिया था कि हम यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। अभी हुआ क्या, अभी यहाँ पर आप देखें कि जो ये 76 सीट्स है, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ये समझ गई थी कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुकाबले सीट्स बहुत उन्होंने कम पाई हैं। अब जब उन्होंने सीट्स कम पाई हैं तो अब उन्हें फिर लगा कि हमको अब अलग ही हो जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ यहाँ पर अगर रहे, ठीक है, सेंटर को कमज़ोर रखकर अगर 2 प्रोविंसेस बन भी गए तो कहीं ना कहीं ये बाद में ऐसा होगा कि ये सारी पावर्स छीन लेंगे, क्योंकि सीट्स तो इनके पास आ नहीं रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे 16 अगस्त को यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया। अब जो डायरेक्ट एक्शन डे में जो दरिद्रता और जो नर्मता इन्होंने बेसिकली दिखाई, उससे पूरा माहौल यहाँ पर गड़बड़ा गया, और वहाँ पर पार्टीशन जो था वो कहीं ना कहीं अब देखने लगे कि पार्टीशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पर लिखी हुई है दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजीज, ये हम पहले ही देख चुके हैं। द असेंबली जो यहाँ पर कंप्रोमाइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC ST इंक्लूडिंग द वुमेन्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी जनरल में हो गई थी, मुस्लिम और सिख अलग हो गई थी आपके, याद रखिएगा। असेंबली में सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से एक्सेप्ट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जब यहाँ पर बेसिकली इस असेंबली का जब काम हो रहा तो वो अब्सेंट थे। ठीक है, तो हमने देखा जुलाई अगस्त में आपके इलेक्शन होते हैं, 1946 में इलेक्शन होते हैं। इसके बाद 16 अगस्त को आप देखेंगे, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पर फॉर्म होती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर होती है, पहली मीटिंग, जहाँ पर मुस्लिम लीग इस मीटिंग को बायकॉट कर देता है और अपनी जो डिमांड थी पाकिस्तान की, उस डिमांड को फुलफिल करने की यहाँ पर डिमांड फिर से रेज कर देता है। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बताया था 93 सीट्स पर ख़त्म हो गया था, 93 सीट्स वहाँ ख़त्म हो गई थी, अब बची थी 296 सीट्स। 296 सीट्स में अब बेसिकली यहाँ पर मुस्लिम लीग भी ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो टोटल अब कितने मेंबर बचे, 211 मेंबर्स ने यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उसमें पार्टिसिपेट यहाँ पर किया, अटेंड की उस मीटिंग को। और उस मीटिंग में टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, जो कि ये फ्रेंच प्रैक्टिस है, फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से ओल्डेस्ट मेंबर को यहाँ पर प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट असेंबली का बनाया गया। तो ये एक पॉइंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस प्रैक्टिस के थ्रू, फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होगा उसे बेसिकली आपका प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद 9 दिसंबर को ये होता है, फिर 11 दिसंबर को ये फिर से एक बार मीटिंग यहाँ पर होती है और वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली अनाउंस किया गया। और 2 वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर मिलते हैं असेंबली के पास, 2 वाइस प्रेसिडेंट से, एक SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचार्य जो हैं आपके यहाँ पर 2 वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बनते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कहाँ से उठी, 1934 से डिमांड उठी, उठते उठते बेसिकली कैबिनेट मिशन के थ्रू ये डिमांड को अप्रूव किया गया। उन्होंने एक स्कीम दी यहाँ पर, उस स्कीम के थ्रू यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर टोटल 389 मेंबर्स होंगे, 296 मेंबर्स आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस से होंगे, 93 मेंबर्स आपके प्रिंसली स्टेट से होंगे।
ये जो मेंबर्स चुने गए 3 कैटेगरीज में चुने गए, हिंदू, मुस्लिम और जनरल के हिसाब से चुने गए। सेपरेट इलेक्टोरल से इनडायरेक्ट इलेक्शन का यहाँ पर यूज़ किया गया। प्रिंसली स्टेट्स ने इसको बाइकआउट कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे। जुलाई अगस्त में इलेक्शन होते हैं और सबसे ज़्यादा सीट्स आईएनसी को यहाँ पर मिलती है, और जैसे ही सबसे ज़्यादा सीट 208 सीटें यहाँ पे आईएनसी को मिलती हैं, 16 अगस्त को क्या होता है, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग डायरेक्ट इलेक्शन डे आपका अनाउंस कर देती है। अब मुस्लिम लीग जब पहली अनाउंस कर देती है 16 अगस्त को, क्या पहली को अगस्त को, तो वो ऑफिशियली होता है अनाउंस, तो पहले ही मतलब उनकी जो नीतियां हैं वो उसी हिसाब से जारी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर 9 दिसंबर को यहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनती है उसके मेंबर्स यहाँ पर बैठते हैं, तो मुस्लिम लीग इसको बाइकआउट कर देती है। मुस्लिम लीग यहाँ पर क्या कर देती है, बाइकआउट कर देती है, और यहाँ पर टोटल 211 मेंबर्स यहाँ पर बैठते हैं। उस मेंबरों में जो फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उन्हें चेयरमैन बना दिया जाता है, तो वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर को फिर बेसिकली बैठते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप देखेंगे, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिलते हैं, एच.सी. मुखर्जी होते हैं आपके, और बी.टी. कृष्णमाचार्य आपके नए 2 वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम कैसे होगा, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, किस तरीके से वो सारा काम होना चाहिए, तो उस चीज के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ पर लेकर आते हैं जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर एक रिजोल्यूशंस लेकर आते हैं जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आप देखेंगे और जब आप प्रीएम्बल से इसको आप कंपेयर करेंगे तो आप इसमें कई सारी सिमिलरिटीज पाएंगे। It laid down the fundamentals and the philosophy of the constitutional structure कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा वो उसकी फिलॉसफी, उसकी आइडियोलॉजी किस प्रकार से होगी, वो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में तय की गई थी। पहला इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी वो आपकी डिक्लेयर इट्स फॉर्म्स एंड सोलमन रिजॉल्व्स टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रा अप हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यहाँ पर जो होगी बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर करेगी कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री, इंडिपेंडेंट मतलब कि आज़ाद कंट्री है। ओके, ब्रिटिश रूल यहाँ पर खत्म होगा। सोवरेन का मतलब होता है कि बेसिकली किसी दूसरी फॉरेन कंट्रीज की हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारी इंटरनल पॉलिसी में इंटरफेरेंस नहीं होगा, हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई और कंट्री उसको नहीं बताएगी कि फैसले कैसे होने चाहिए थे। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब है कि जो हमारा हेड ऑफ द कंट्री होंगे, ओके, बेसिकली वो इलेक्टेड होंगे, तो यहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया कि आगे की गवर्नेंस कैसी होगी कंट्री में, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तय की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कॉम्प्रोमाइज ब्रिटिश इंडिया, द टेरिटरीज दैट नाउ फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स and such other parts as are outside India and the states are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all। तो ये लाइन यहाँ पर क्यों यूज की गई थी, ये लाइन इसलिए यूज की गई थी क्योंकि आप देखेंगे कि जो पार्टीशन प्लान था, माउंटबेटन जो प्लान था वो 1947 में आया था, ठीक है। पार्टीशन होना है लेकिन पार्टीशन हुआ नहीं था। कौन सी टेरिटरी पाकिस्तान को जानी है, कौन सी टेरिटरी इंडिया को जानी है, ये अभी डिक्लेयर नहीं था। इसलिए इस लाइन का यूज किया गया था कि जो भी टेरिटरीज अभी ब्रिटिश इंडिया में है, करेक्ट, जो आगे जाके इंडियन स्टेट्स को फॉर्म करने वाली हैं, या फिर वो टेरिटरी जो इंडियन स्टेट्स के बाहर है लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अपने आप को सामने, तो वो सब मिलकर एक यूनियन फॉर्म करेंगे। वो ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि पार्टीशन हुआ नहीं था, तो यह पता नहीं था कि कौन सी टेरिटरीज इंडिया में रहेगी, कौन सी टेरिटरीज पाकिस्तान में जाएगी। तो इस वजह से ये लाइन का यूज किया गया था कि ये सब मिलकर इंडिया का एक यूनियन फॉर्म करेंगे। ओके, तीसरा पॉइंट आप देखें तो तीसरे पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ है।
अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वेयर इन द सेड टेरिटरीज वेदर विद their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution shall possess and retain the status of autonomous unit together with the residuary powers and exercise all powers and functions of the government and administration save and escape such powers and functions as are vested and assigned to the union। मतलब यहाँ पर अगर मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूँ यहाँ पर क्या लिखना है, क्या कहना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी जो बेसिकली आप देखेंगे इंडियन स्टेट्स बनेगा, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स बनेगा, उन स्टेट्स की जो टेरिटरीज हैं वो यहाँ पर बेसिकली रीअरेंज कर सकता है। ठीक है, उन टेरिटरीज को यहाँ पर रीअरेंज कर सकता है। जो टेरिटरीज आज ऐसा नहीं है कि जो आज के समय पे फिक्स है वो आगे फिक्स रहेंगी, उन्हें रीअरेंज किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वहां पे ये कहता है उन्हें रीअरेंज किया। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करेंगी, मतलब कि इनके पास पावर होंगे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करेंगे, इनके पास पावर दिए होंगे, लेकिन वो जो पावर होंगे वो इस तरीके से वो पावर होंगे कि जो यूनियन के पावर हैं, ओके, यूनियन के पावर हैं, उन पावर को इंटरफेयर ना करें। मतलब कि यहाँ पर क्लियरली ये दिखाया गया था कि सेंटर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, करेक्ट। तो सीधी सी बात लिखी हुई थी इसमें कि टेरिटरीज को रीअरेंज किया जा सकता है, जो स्टेट्स बनेंगे उनके पास पावर होगी, वो एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करेंगे, लेकिन उनकी जो पावर होगी वो इस हिसाब से होगी कि वो जो यूनियन की पावर है उसको इंटरफियर ना करें। आप देखेंगे तो इसमें सेम पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, सीमाएं चेंज हो सकती हैं, उनको रीअरेंज किया जा सकता है, तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अपशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी और वो एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करेंगे, उनके पास पावर होंगी, लेकिन वो पावर इस तरीके से होंगी कि वो जो संघ की पावर है उनको ना कम करें और ना ही उन्हें छेड़ें, ओके। इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है वेयर इन ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डेराइव्ड फ्रॉम द पीपल। मतलब जैसे कि आप प्रियम्बल देखेंगे तो प्रियम्बल में एक पॉइंट लिखा है बी द पीपल, मतलब कि क्या दिखाता है कि जो लोग हैं, इंडियन के लोग हैं, वो सबसे बड़े सुप्रीम हैं, ओके। इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन से लोग नहीं है, लोगों से इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सुप्रीमेसी दिखाता है कि लोगों की, पीपल्स की, तो उसी के बारे में ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है, फिर वही जो आप प्रियम्बल में देखते हैं कि ये गारंटी करता है एंड सिक्योर करता है सारे पीपल्स को जस्टिस। अब वो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होगा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होगी, अपॉर्चुनिटीज होगी बिफोर द लॉ, freedom of thought, expression, belief, faith, worships, vocations, associations and action subject to law and public morality। तो यही सारी चीज आप देखेंगे प्रियम्बल में भी लिखी है, तो वो यहीं से लाइन उठाई गई है। इसके बाद प्रॉपर सेफ गार्ड्स लिए जाएंगे, जो माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लास एंड ट्राइबल पीपल्स एंड डिप्रेस्ड हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको अपलिफ्ट करने के लिए, इनका अच्छा हो उसके लिए अच्छे नए नए स्टेप्स यहाँ पर लिए जाएंगे। आफ्टर दैट इसमें कहा गया है कि जो बेयर वाई शैल बी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशंस। यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रिटी को जो टेरिटरी है रिपब्लिक की, उसको मतलब उसको देखभाल की जाएगी पूरी, सोवरेन राइट्स होंगे, किसी दूसरी कंट्री के यहाँ पर इंटरफेयर नहीं होंगे कि किस तरीके से हमें ये सब मैनेज करना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक लॉ होगा सिविलाइज नेशन के लिए, एक लॉ होगा सिविलाइज नेशंस में, इसको हम बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे, ये सब लिखी हैं और इस रिजोल्यूशन को यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली कि जब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया गया तो कोई भी एक ऐसा नहीं था जिसने इस पे क्वेश्चन उठाए हो, डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। और ये दिया कब गया था, ये 13 दिसंबर 1947 को दिया गया था, ये देखो आप 1946 को दिया गया था और 22 जनवरी को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था।
ठीक है, ये बेसिकली प्रियम्बल का जो आज का प्रियम्बल है, मॉडिफाइड फॉर्म है प्रियम्बल, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स प्रियम्बल्स के इसी के द्वारा सेव्ड किए गए थे। इसके बाद आपका आता है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके बाद आपको पता है कि 3 जून को 1947 को ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो, सॉरी, फरवरी में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि दैट कि 3 जून को बेसिकली क्या करेंगे, वो यहाँ पर ब्रिटिश रूल का यहाँ पर एंड कर देंगे। ओके, फरवरी में 3 जून को ब्रिटिश रूल का एंड हो जाएगा। उसी के बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसी के बाद माउंटबेटन की यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है इंडिया के लिए गवर्नर जनरल के रूप में, और वो जब यहाँ आते हैं तो वहाँ पर बेसिकली वो पार्टीशन प्लान को यहाँ पर प्रेस्क्राइब करते हैं, जहाँ पर वो 2 डोमिनियन को यहाँ पर रखते हैं, एक इंडियन डोमिनियन और ब्रिटिश डोमिनियन, पाकिस्तान डोमिनियन, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं आपका पार्टीशन प्लान। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर 3 चेंज किए गए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू यहाँ पर 3 चेंज कर दिए गए। यहाँ पर क्या कहा गया, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया कि जो असेंबली होगी, असेंबली की पोजीशन में यहाँ पर चेंज किए गए। सबसे पहले बोला गया कि असेंबली एक फुल सोवरेन बॉडी होगी। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट एक्ट के बाद हुई, ये पहले से ही सोवरेन बॉडी थी, लेकिन यहाँ पर ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि पहले तो ये था नहीं कि पार्टीशन होगा या फिर कब ये ब्रिटिश रूल एंड हो रहा है। अब ये डिक्लेयर यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एटली। सॉवरेन बॉडी होगी जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर फ्रेम करेगी इंडिया के लिए। साथ ही साथ ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो भी लॉ इंडिया के रिलेटेड बनाए गए हैं, वो सारे लॉ को यहाँ पर चेंज कर सकती है। अगर करना चाहे तो पूरी आज़ादी होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, संविधान सभा को पूरी आज़ादी होगी। असेंबली को एक और काम दिया गया है यहाँ पर, असेंबली को आप देखें तो एक और काम दिया गया लेजिस्लेटिव बॉडी का। अभी तक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, अब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करेगी। लेजिस्लेटिव बॉडी का यहाँ पे क्या मतलब है कि अब वो इंडिया के लिए कानून भी बनाएगी। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, अब असेंबली को यहाँ पर 2 डिफरेंट फंक्शंस की तरह काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो काम होगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसको तैयार करना पड़ेगा, दूसरा ऑर्डिनरी लॉ भी काम करना पड़ेगा। तो अब ये दोनों काम जो होंगे इस सेपरेट डेज पर होंगे। किसी दिन कभी आप ऐसा काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कभी काम करेंगे आप ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए काम करेंगे। तो द असेंबली दस बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट पार्लियामेंट, आप कानून बना रहे हैं, वो आपका पार्लियामेंट बन चुका है आपका फ्री इंडिया का, जिसको बोलते हैं हम डोमिनियन लेजिस्लेचर, जहां पर आपके कानून बनेंगे। और असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह बैठती थी तो उसके जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बैठेगी तो उसके जो चेयरपर्सन थे वो जीबी मावलंकर थे। ठीक है, याद रखिएगा असेंबली के 2 काम हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्डिनरी लॉ। जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बैठेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर हेड करेंगे, और जब ऑर्डिनरी लॉ के लिए यहाँ पर बैठेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, उस समय जीबी मावलंकर यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हेड करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो फंक्शंस थे ये कंटिन्यूड रहे आपके 26 नवंबर 1949 तक, ये फंक्शंस कंटिन्यूड रहे जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन ओवर नहीं हो गया। जब इसी तरह आप देखेंगे कि ये डेट यहाँ पर जब प्रियम्बल में आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ये डेट देखेंगे 26 नवंबर 1949। आफ्टर दैट इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो मेंबर्स थे, ठीक है, वो सारे एरिया जहां से पाकिस्तान थे विथड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। एक लास्ट टाइम वो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे थे इंडिया की, और वहां पर वो इस असेंबली से अलग हो गए थे, विथड्रू कर लिया गया था, जिस वजह से आप देखेंगे पहले जो स्ट्रेंथ थी वो हमारी 389 थी, 389 स्ट्रेंथ थी। अब जो स्ट्रेंथ बची है वो क्या बची है, 299। अब स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ 299 बची है। ओके, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान के में आप देखेंगे 389 थी, अब 299 आपकी स्ट्रेंथ बची है। और जो इसमें से अब इंडियन प्रोविंसेस, पहले जिन्हें हम ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते थे, वो स्ट्रेंथ कितनी थी इसमें 389 में 296। अब वो 296 भी रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 229 स्ट्रेंथ हो गई। और जो प्रिंसली स्टेट्स की स्ट्रेंथ थी वो 93 थी, अब वो 93 से रिड्यूस होकर आपकी 70 हो गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप ये क्लियर होंगे।
अदर फंक्शंस क्या परफॉर्म किए गए यहाँ पर, एक बार उसको भी नज़र मार लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएससी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएसओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म किए? इट रेटिफाइड दैट कि इंडिया जो कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का था, उसकी मेंबरशिप्स को बेसिकली यहाँ पर कंटिन्यूड रखेगा। 1949 में इस चीज़ को रेटिफाइड किया गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें अडेप्ट की गई, जैसे कि नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडेप्ट किया, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को, एंड नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को। तो ये दो तो ठीक है। नेशनल फ्लैग याद रखिएगा 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को अडेप्ट किया गया, और इसी ने आपको इलेक्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर पहला प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया ऑन 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना आपका, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर 11 सेशन लिए गए, करीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन का यहाँ पर टाइम लगा। Constitution maker had gone through the constitution of about 60 country and the draft constitution was considered for 114 days। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो करीबन उन्होंने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की अध्ययन किया, उसकी स्टडी की, और फिर जाके उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर तैयार किया और उसको कंसिडर किया। 114 दिन तक उस पर बहस हुई। इस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर आया वो अमाउंट कितना हुआ, 64 लाख रुपीस का यहाँ पर एक्सपेंडिचर उस समय आया था। आफ्टर दैट 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना फाइनल सेशन यहाँ पर लिया, और इसी में आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया। ठीक है, और यहाँ पर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग यहाँ पर भी अडॉप्ट किए गए। It however did not end and continued as the Provisional Parliament of India from 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर लिया। अब यहाँ से कोई कानून वगैरह हो सकता है बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए मतलब फ्री तो नहीं बैठेंगे ना, तो उसके लिए क्या हुआ, इसको प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह बना दिया गया। प्रोविजनल पार्लियामेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से लिए गए थे, वो इलेक्टेड मेंबर्स तो थे नहीं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। तो ये 26 जनवरी 1950 से प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम किया। ठीक है, जब तक कि हमारे नए इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हो गए। 17 अप्रैल 1952 तक जब तक हमारे नए इलेक्शंस नहीं हो गए और नई पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट जब तक नहीं बन गई, याद रखिएगा, नई इलेक्टेड पार्लियामेंट जब तक नहीं बन गई। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हो गया। अभी इसमें हम क्या देखेंगे आगे, इसमें जो कुछ कमिटीज देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कमिटीज देखेंगे, कमिटीज के बाद इसकी क्रिटिसिज्म देखेंगे एंड इनेक्टमेंट्स देखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर यहाँ पर आज क्विज प्रैक्टिस होनी है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।